एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे साइकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट यूनिट की। तो ये हमारी दूसरी यूनिट है और दूसरी यूनिट के अंदर है हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड कि हमारा जो माइंड है उसका क्या स्ट्रक्चर्स है और कौन कौन से पार्ट इसके होते हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, जैसे कि कॉन्शस, प्री कॉन्शस, सब कॉन्शस, ठीक है, और अनकॉन्शस। तो इनके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी इसमें हम देखेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के अंदर इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू फ्राइड एंड माइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेवल। तो भाई जो फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड जो हैं वो रिसर्चर हैं, ठीक है, रिसर्चर हैं, वो साइंटिस्ट हैं। तो जिन्होंने माइंड के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जितनी भी जो चीजें होती है प्री कॉन्शियस, इन सभी चीजों पर उन्होंने रिसर्च किया है। तो उन्होंने खोज की थी इस चीज की कि भी हमारे माइंड के कितने पार्ट होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा माइंड के जो है, माइंड को जो है डिवाइड किया गया है और 3 डिफरेंट लेवल उनके बताए हैं कि भी हमारा माइंड जो है वो 3 डिफरेंट लेवल पर वर्क करता है। तो इसमें जो सबसे पहली जो लेवल उन्होंने बताया द कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो हमारे जो चेतन मन हम जिसको बोल देते हैं, तो कॉन्शियस माइंड में क्या बताया इन्होंने, इंक्लूड एवरीथिंग दैट वी आर अवेयर ऑफ, दिस इज द एक्सेप्ट ऑफ ओवर मेंटल प्रोसेसिंग दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट रैशनली। तो इन्होंने बताया है कि भाई इसमें क्या इंक्लूड किया गया है कि एवरीथिंग दैट वी आर अवेयर। तो भाई जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें हम हर चीज को लेकर के जागरूक होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें हर चीज को लेकर के हम जागरूक होते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। और जो मेंटली प्रोसेस है हमारा, मानसिक तौर पर जो हमारा सारा प्रोसेस हो रहा है वो उसके अंदर होता है कैन थिंक टॉक, यानी कि हम जो बातें करते हैं, हम जो सोचते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो तर्कहीन चीजें हम करते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ए पार्ट ऑफ दिस इंक्लूड अवर मेमोरी। तो इसमें जो है हमारा मेमोरी पार्ट यानी कि याददाश्त का जो पार्ट होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, विच इज नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो इसमें हमारा हमेशा जो कॉन्शियस जो हमारा कॉन्शियस वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा ही इसमें नहीं रहता, बट कैन बी द रिट्रेटिव इजीली एंड एनी टाइम एंड बोथ इनटू अवेयरनेस। तो इसमें हमेशा ही नहीं रहता हमारा कॉन्शियस जो चेतना, जो हमेशा ही नहीं रहती है, परंतु इसमें बहुत ही आसानी से जो समय है हमारा या जो हमारी जागरूकता है उसमें आया जा सकता है। तो फ्राइड जो है वो इसको क्या बोलते हैं, वो इसे प्री कॉन्शियस भी बोल रहे हैं। तो फ्राइड के द्वारा इसको प्री कॉन्शियस बोला गया है, यानी कि स्टेज की पहली पहली स्टेज भी हम इसको बोल देते हैं। तो प्री कॉन्शियस इसको बोला गया है। तो नेक्स्ट जो प्री कॉन्शियस माइंड है, प्री कॉन्शियस माइंड इसमें क्या बताया गया है कि द पार्ट ऑफ द माइंड ऑफ द रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी मेमोरी। तो जो हमारी साधारण जो याददाश्त होती है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड जो है, वो हमारी साधारण जो याददाश्त है उसको बोला गया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है वील वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द फॉर्मेशन एट द गिवन टाइम, वी कैन रिट्रीव इट द पुल इन टू कॉन्शियस व्हेन नीडेड। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है ये हमारा ऑर्डिनरी मेमोरी को जो है क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है। और हम जब हम कॉन्शियसली जो है अवेयर नहीं होते हैं इसके अंदर, यानी कि कॉन्शियसली इसलिए हम जागरूक नहीं होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी गिवन टाइम वी आर रिट्रीव। तो इसके अंदर जितनी भी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो, और जो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें पुल इनटू द कॉन्शियसनेस व्हेन द नीडेड। तो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चेतना को इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा प्री कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि जरूरत के हिसाब से कॉन्शियस वाली जो चीजें होती हैं उनको धकेलना या उनके प्रति जागरूक होना। एक आ जाता है हमारा अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इन्होंने क्या बताया है, तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इन्होंने बताया है फीलिंग है, थॉट प्रोसेस है, हमारा जो भी चीजें यूज करते हैं, मेमोरी यानी कि याददाश्त है, आउटसाइड हमारी जितनी भी सारी की सारी जो चीजें हैं, और हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस है, जितनी भी हमारी जागरूकता है, ये सारी हमारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बताई गई है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कनेक्ट ऑफ अनकॉन्शियस आर द अनएक्सेप्टेबल और अनपैलेसमेंट सच ऑफ द फीलिंग ऑफ पेन। तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या बताया गया है कि जो हमारी अनकॉन्शियसनेस है वो हमारी अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि उसे हम अपनाते ही नहीं हैं, और अनप्लेस्ड भी नहीं है वो, ठीक है। किसके प्रति, हमारी जो फीलिंग यानी कि भावनाएं हैं, और जो दर्द है, चिंता है और कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर ना तो एक्सेप्ट होती हैं और ना ही प्लेस्ड होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड, तो फ्राइड ने क्या बोला फिर कि भी द कॉन्शियस कंटिन्यू ऑफ द इन्फ्लुएंस ओवर बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंस इवन थ्रो वी आर अवेयर ऑफ दिस अंडरलाइनिंग इन्फ्लुएंस। तो फिर फ्राइड ने बोला है कि भाई ये जो अनकॉन्शियस है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है कंटिन्यू इन्फ्लुएंस, तो ये कंटिन्यू किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा, हमारे बिहेवियर से और एक्सपीरियंस से, यानी कि जैसा भी हम व्यवहार करेंगे, जितना भी हम अनुभव प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रभावित होता रहता है हमारा, हम चीजें सीखते रहते हैं और व्यवहार जैसा करते हैं वैसा हम सीखते रहते हैं। तो इससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अफेक्ट होता रहता है, इवन थ्रो वी आर अनअवेयर दीज अंडरलाइनिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। और हम इस चीज से क्या रहते हैं, इस चीज से हम अनअवेयर रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, और धीरे धीरे हमारा जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चीजें जाती भी रहती हैं, और हम इस चीज के प्रति क्या होते हैं, अवेयर भी नहीं होते हैं,
तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड बताया गया है। तो अभी देख सकते हैं हम तीनों माइंड के अंदर आपको यही बात समझ में आ गई। कॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें हम सारी की सारी चीजों से अवेयर होते हैं। प्री कॉन्शियस में क्या होते हैं, ये हमारी साधारण सी जो याददाश्त है, अभी जो चीज आगे आ रही है, याद आ गई तो नहीं आई है, उसके अंदर प्री कॉन्शियस माइंड आ जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो है, यानी कि डेली रूटीन में हम कुछ कर रहे हैं, हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो चीज हमारे रिपीटेशन में आ जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में आ जाती है साधारण सी चीज भी। तो ये इस तरीके से हमारे इसके अंदर रिपीटेशन के हिसाब से अनकॉन्शियस माइंड में हमारी चीजें चली जाती है। यानी कि हमने कहीं कोई हादसा देख लिया है, ठीक है, तो वो भी हमारे ना चाहते हुए भी, ना अवेयर होते हुए भी वो चीज हमारे अंदर चली जाती है। हमने मतलब डीपली किसी चीज को फील कर लिया, किसी ने कुछ बोला, तो वो जो चीज होती है वो अनकॉन्शियस माइंड कैच करता है और हमें पता भी नहीं होता, और वो हमारी बॉडी के अंदर ये चीजें जाती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इसमें जो फ्राइड है उन्होंने लिंक बताया है इसके अंदर कि फ्राइड लिंक दीज थ्री लेवल ऑफ द माइंड एंड आइसबर्ग। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है फ्राइड ये कह रहे हैं कि भाई जो तीनों लेवल है ना हमारे माइंड के, ये आइसबर्ग की तरह, यानी कि एक बर्फ के पहाड़ की तरह है ये। ठीक है, द टॉप ऑफ द आइसबर्ग यू कैन सी अबो द वाटर रिप्रेजेंट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। तो इन्होंने कहा है कि जो पहाड़ के जो ऊपर वाली जो चोटी होती है ना ठीक है, तो वो जो ऊपर बाहर वाली जो चोटी होती है, जो वो दिखाई देती है, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड बताया उसने। द पार्ट ऑफ आइसबर्ग दैट इज द सबमर्ज्ड बिलो इन द वाटर बट इट स्टिल विजिबल। तो जो हमारा बर्फ का जो पहाड़ है वो हमारा दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे जो पानी है, और पानी भी दिखाई दे रहा है और बर्फ का पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, वो जो विजिबल पार्ट है वो हमारा प्री कॉन्शियस बताया है। और एक बल्क ऑफ दिस आइसबर्ग इज अनसीन, और अंदर जो पहाड़ है वो ऐसा तो नहीं है वो हवा में तैरा हो, कहीं ना कहीं तो उसको नीचे तल उसका टिका हुआ है, तो जो नीचे से जो उसकी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो जो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो वो जो पार्ट है वो उन्होंने बताया है वाटर लाइन एंड द रिप्रेजेंट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को हम ऊपर से नहीं देख सकते हैं, और जो हमारा दिखाई देता है वो हमारा दिखाई देता है कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, और ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो नीचे से, यानी कि एक बर्फ का पहाड़ है, ऊपर से जो बर्फ दिखाई दे रही है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, फिर जो बर्फ और नीचे से जो पानी दिखाई दे रहा है वो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड की तरह होता है, और जो बिल्कुल अंदर वाला जो रूट वाला जो हिस्सा होता है जो दिखाई नहीं देता है हमें, उसको सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया है, जिसमें बताया गया है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये कि कॉन्शियस माइंड जो है कौन कौन से हमारे किस किस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें एक सब कॉन्शियस भी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही हर बार ये एग्जाम में आ जाता है हमारा। तो इड ईगो सुपर ईगो क्या होती है। द इड ईगो सुपर ईगो एज द नेम ऑफ फॉर थ्री पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो भाई इड ईगो और सुपर ईगो जो होती हैं, ये जो तीन पार्ट होते हैं, ये ह्यूमन पर्सनैलिटी का बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, पार्ट ऑफ सिगमंड फ्राइड। तो ये पार्ट ऑफ सिगमंड फ्राइड ऑफ द साइको एनालिस्टिक पर्सनैलिटी थ्योरी। तो जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा हमारी जो साइको एनालिस्टिक पर्सनैलिटी थ्योरी है ना, उसके अंदर उन्होंने ये तीन चीजें बताई कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये तीन चीजें होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनकी वजह से हम अपनी पर्सनैलिटी और अपना जो व्यवहार है ना वो कर पाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने जब एनालाइज करी चीजें, साइको एनालाइज करी, तो पर्सनैलिटी थ्योरी के अंदर ये तीन चीजें बहुत जरूरी बताई। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड दीज थ्री पार्ट ऑफ द कंबाइन टू क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो तीनों चीजें होती है ना, ये मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को कैसा बना देती है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल बना देते हैं। इड ईगो सुपर ईगो, अगर ये हमारे अंदर नहीं होंगी तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही नरम, बहुत ही सरल हो जाएगी, लेकिन ईगो है तो फिर कैसे सरल हो सकती है, सुपर ईगो है तो कैसे सरल हो सकती है। तो ईगो क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स, जटिल बना देती है हमारी पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम बिहेवियर को की जो शुरुआत होती है पर्सनैलिटी की, तो वो इन तीन चीजों से स्टार्ट होती है। ऑल थ्री कंपोनेंट्स नीड टू बी वेल बैलेंस्ड इन ऑर्डर ऑफ हैव गुड अमाउंट ऑफ द साइकोलॉजिकल एनर्जी नीड टू बी वेल बैलेंस्ड अवेलेबल एंड टू हैव और रीजनेबल मेंटल हेल्थ। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई ये जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। किस चीज में जरूरी होते हैं ये, इनकी जरूरत पड़ती है बैलेंस करने में, यानी कि अच्छे अमाउंट साइकोलॉजिकल जो एनर्जी होती है, जो जरूरतें होती है, उनको बैलेंस करने में के लिए इन तीन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और ये चीजें अवेलेबल होती है हमारी। तो इसमें जो मेंटल हेल्थ होती है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पे होती है। तो इसमें जो हमारी इड है, जैसे कि इड के अंदर क्या होता है, मीटिंग बेसिक नीड। तो भाई सबसे पहले हम ईड का देखेंगे। ईड के अंदर इसमें मीटिंग बेसिक नीड, तो भाई बेसिक जो हमारी जरूरत होती है उनको लेकर के हमारी होती है। तो कैसे होती है, ईड द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड वांट इंस्टेंट ऑफ द ग्रेटिफिकेशन फॉर अवर वांट एंड नीड्स। तो इन्होंने बताया कि ईड हमारी क्या है, ईड जो है वो एक बेसिक पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, ठीक है, एक आम पार्ट है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्या चाहता है इंसान, ईड के अंदर इसमें चाहता है इंसान की भी जो हमारी जरूरतें हैं ना वो बिल्कुल जल्दी से पूरी हो जाए, जो हमने चाहा है वो तुरंत पूरा हो जाए। तो ये हमारा ईद के अंदर होता है कि भाई ये हमने डिजायर किया, हमें ये चीज चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, वो तुरंत हमारा पूरा हो जाए, ये हमारे ईद के अंदर आ जाता है। तो ईड फंक्शन इन द इरेशनल एंड इमोशनल पार्ट ऑफ द माइंड। तो ये जो फंक्शन करता है, ये जो काम करता है, ये तर्कहीन और हमारा जो
इमोशनल यानी कि भावनात्मक जो पार्ट होता है ना दिमाग का, वहाँ काम करता है, यानी कि बच्चे की तरह जिद कर ली कि ये चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो इफ दीज नीड और वांट आर नॉट मीट, और अगर ये जरूरत पूरी नहीं होती है, जो हम चाह रहे हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है, ए पर्सन बिकम टेंस एंड एग्जॉस्ट, और अगर वो चीज नहीं मिलती है जो आप चाह रहे हो, तो इंसान कैसा बन जाता है इसमें, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में आ जाएगा, और बहुत ज्यादा वो बेचैन भी हो जाएगा, और उसे घुटन फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज पसंद है। तो ये जो पर्सनैलिटी हमारी होती है, किसी चीज को पसंद करना, चाहना, और फिर उस चीज को ना पा पाना, ये हमारा ईद के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ईगो के अंदर। तो भाई ईगो में हमारा क्या है, ईगो में डील करता है इंसान रियलिटी से, यानी कि सच्चाई से। तो ईगो ऐसी चीज होती है डीलिंग विद रियलिटी, जो हमारी रियलिटी के साथ डील करेगी। और ईगो फंक्शन विद द रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड। तो ये जो होती है ईगो, जो होती है ये हमारा तर्कहीन पार्ट होता है, यानी कि सही चीज की तरफ जो है वो करता है हमारा माइंड। तो यही काम होता है हमारी ईगो का। तो ये तर्कहीन पार्ट होता है हमारा माइंड का। तो ईगो जो है डील विद द रियलिटी, और रियलिटी यानी कि सच्चाई के साथ हमारी ये डील करती है, ट्राइंग टू मीट द डिजायर ऑफ द इड इन ए वे दैट द सोशली एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो ट्राई करती है इड, जो है वो ट्राई करती है अपने डिजायर को कंप्लीट करने की। जो इड है उसने क्या, उसने इच्छा पाली कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो डिजायर जो है वो सोशली हमारी जो एक्सेप्टेबल जो होती है। तो इसमें क्या हो जाता है फिर, may mean of dealing gratifications and the helping to get rid of the tension and the id feel if desire। तो इसमें क्या करता है, ईगो हमारी क्या करती है कि इड ने जो डिजायर देखी है, उसने जो चीज चाहिए है, तो वो उसकी डिजायर पूरा करने में क्या करती है, हेल्प करती है, इच्छा पूरी करने में। और जो उसकी टेंशन वगैरह होती है वो कम करने में, और उसकी पूरी फुलफिल करने में हेल्प करती है हमारी ईगो। यानी कि अगर कोई चीज हमें ये सोच रहे हैं हमें ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिर, ईगो हमारी क्या करती है, ईगो कहती है कि नहीं कुछ भी चाहिए, पैसे ज्यादा लग रहे तो कोई बात नहीं, पैसे दे दूंगा, ये चीज मिल रही तो मैं कोई नहीं ऐसे एफर्ट लगा दूंगा, पर ये मुझे चाहिए। तो जो एफर्ट लगाने का जो बेस होता है, पैसे ज्यादा लगाना है, किसी चीज के बदले में लेना है, समय ज्यादा लगाना, मतलब कुछ भी ज्यादा लगाना, कुछ भी एफर्ट लगाना, तो वो हमारे ईगो के अंडर आ जाता है। तो वो क्या करेगा, ईड की जो भी सपना है, जो भी उसकी डिजायर उसकी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इज नॉट मीट राइट अवे, ठीक है। अगर तो इसमें फील इफ द डिजायर इज नॉट मेट राइट अवे, यानी कि राइट अवे से नहीं मिलता है, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो है उसको पूरा करने का काम ये करता है हमारा ईगो। तो ईगो जो है वो रिकॉग्नाइज करता है अदर पीपल हैव नीड एंड वांट टू, एंड दैट बिगिन सेल्फिश इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर अस इन द लॉन्ग रन। तो इसमें जो ईगो है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, ईगो जो है वो रिकॉग्नाइज करता है अदर पीपल हैव नीड एंड वांट। तो दूसरे जो इंसान होते हैं उनकी जो जरूरत होती है, उन्हें जो चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, सेल्फिश, ठीक है। तो ईगो में क्या हो जाता है, ईगो क्या होती है कि भी जब किसी भी अदर इंसान को किसी भी चीज की जरूरत है या कोई चीज उसे चाहिए होती है, तो ये बिगिन सेल्फिश इज नॉट ऑलवेज गुड। लेकिन ये सेल्फिश हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज गुड, हमेशा सही नहीं है, फॉर अस इन द लॉन्ग रन, कि लंबे समय तक इस तरीके का बना रहना अच्छा नहीं होता है। यानी कि ईगो जो है वो लंबे समय तक बनी रहनी ठीक नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें आ जाती है हमारे सुपर ईगो। तो भाई सुपर ईगो के अंदर हमारा एडिंग किया गया है मॉरल। तो सुपर ईगो इन्होंने बताया कि ये हमारा डेवलपमेंट लास्ट एंड द बेस ऑफ मॉरल एंड द जजमेंट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो सुपर ईगो के अंदर ये चीज होती है हमारी, इसमें हमारी डेवलप होती है। इसमें विकास किस चीज का होगा, इसमें मॉरल यानी कि जो हमारी नैतिक चीजें होती है, जजमेंट, ठीक है, यानी कि हम सही गलत, राइट और रॉन्ग के बारे में जजमेंट कर पाए, सही और गलत को समझ पाए, सिद्धांतिक चीजों को समझ पाए, इस चीज का जब विकास हो जाता है तो ये समझ लो हमारे अंदर सुपर ईगो है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इवन थॉट ऑफ द सुपर ईगो एंड द ईगो मे रिच द सेम डिसीजन अबाउट द सम टाइम ऑफ द सुपर ईगो रीजन फॉर दैट द डिसीजन इन मोर बेस्ड ऑफ द मोर वॉल्यूम। तो इन्होंने बताया है कि हो सकता है थॉट ऑफ द सुपर ईगो और ईगो जो होती है समटाइम्स, क्या हो सकता है, समटाइम की भी इनका एक डिसीजन हो सकता है, समटाइम यानी कि एक ही चीज पर ये सहमत हो सकती है, सेम हो सकती है ईगो भी और सुपर ईगो भी। लेकिन सुपर ईगो जो है रीजन फॉर द डिसीजन, तो जो सुपर ईगो होती है उसका जो कारण होता है मोर बेस्ड ऑफ द मोरल वैल्यू। लेकिन जो सुपर ईगो होती है ना, जब वो किसी चीज का निर्णय लेता है तो उसका बेस्ड जो मोरल वैल्यू होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, वो सही और गलत को समझ के समाज को या हर चीज को देख करके फैसला लेता है। और will the ego's decision is based more on what other will think or what is the conclusions of and the actions could be। और देखो सुपर ईगो तो इस चीज पे फैसला लेगी कि नैतिक मूल्य क्या है, उसके आधार पर समाज राजनीति लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचता है, वो नैतिक मूल्य देखता है। उसने अगर सच बोलना तो सच ही बोलना, वो लोगों की परवाह नहीं करेगा, ठीक है। तो जिसके अंदर सुपर ईगो होती है वो अपनी जगह पर चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा हो वो सही खड़ा रहेगा, क्योंकि वो मोरल वैल्यू पे चलेगा, उसे कोई मतलब नहीं है लोगों से। लेकिन जो ईगो होती है, यानी कि जो ईगो होती है वो डिसीजन किस आधार पर लेगा, वो डिसीजन इस बेस पर लेता है कि मोर व्हाट अदर विल थिंक, कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे,
व्हाट द कॉन्क्लूजन्स, क्या बातें करेंगे, ऑन ऑफ एक्शन कुड भी, अगर मैं इस तरीके का करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और मेरे बारे में कैसा इंप्रेशन जाएगा। तो अगर ये चीज वो देखता है तो ये ईगो का काम है। और अगर मोरल वैल्यूज देखता है इंसान, सही गलत को अच्छी तरीके से जजमेंट करता है इंसान, अगर वो सही तरीके से फैसले लेता है, नैतिक मूल्यों के आधार पर फैसले लेता है, तो वो हमारी सुपर ईगो होती है। और जो ईगो होती है जो सिर्फ दिखावे से चलती है, तो वो हमारी ईगो में काउंटिंग होती है। और सुपर ईगो जो होती है वो सब में बेस्ट होती है। ठीक है, तो भाई ये हमारे थे तीनों। और इसमें जो हमारा आधार बताया गया है इन्होंने, तो सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने बताया कि भाई इड, ईगो और सुपर ईगो वर्क टुगेदर ऑफ द क्रिएटिंग ए बिहेवियर। और ये जो तीनों ही होती है ना, यानी कि ये नहीं है कि एक इंसान में ईगो है तो सारा टाइम उसमें ईगो ही भरी रहती है, एक टाइम के लिए सुपर ईगो है तो वही चलती रहती है, या इड है तो इड ही चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो समटाइम्स कभी इड का टाइम होता है, कभी ईगो का और कभी सुपर ईगो का। तो ये क्यों होते हैं, ये हमारी जो जितनी भी तरीके की हमारी परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती है, उसके आधार पर ये चीजें हमारी चेंज होती रहती है। डायनामिक चीजें होती हैं ये हमारी सिचुएशन के आधार पर। और ये जो तीनों चीजें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों ही इकट्ठी होकर के काम करती हैं और हमारा पूरा का पूरा जो व्यवहार होता है उसको क्रिएट करती है। ठीक है, तो द इड क्रिएट इन द डिमांड। तो इसमें हमने पहले ही जान लिया, जो इड होती है वो क्या क्रिएट करी, वो डिमांड क्रिएट करी, मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिजायर है, मैं इससे खुश होता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, तो इन्होंने डिमांड क्रिएट किया। ईगो ने क्या किया, ईगो ऐड कब हुई, जब उसकी जरूरत पूरी करनी है, रियलिटी में उसको चेंज करना है, क्योंकि ईगो रियलिटी बेस्ड चीज है। तो वो क्या करेगी, जो उसने सपना देखा उसको रियल, उसको सच करने का काम करेगा। ठीक है, तो उसके रियलिटी के साथ आएगा। सुपर ईगो कब ऐड होगा, जब वो अपनी मोरालिटी एक्शन विद द टेकन, तो उस चीज को सही तरीके से जब उस पर एक्शन लेगा, उस चीज को लाएगा नैतिक मूल्यों के आधार पर, भाई मुझे, मेरी ये डिजायर है, ईगो में जिद आ जाएगी, मुझे ये चीज पानी है। और सुपर ईगो में आ जाएगी, भाई मैं इस चीज को पाऊंगा, मैं पहले पैसे कमाऊंगा, मैं पहले ये काम करूंगा और फिर मैं इस चीज को खरीदूंगा। कोई भी डिजायर है उसको नैतिक मूल्यों के आधार पर पाने की जो कोशिश की जाती है, वो फिर हमारी सुपर ईगो के ऊपर आ जाती है। तो ये तीनों ही हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और तीनों ही चीजें हर पर्सन के अंदर ये डोमिनेट होती है। समटाइम कोई एक ज्यादा डोमिनेट भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल बेस्ड जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर व्यवहार का एक हिस्सा होती है। तो आई होप ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीनों ही, इन दोनों क्वेश्चन में से एक जरूर एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये सेकंड जो चैप्टर है, ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।